नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज लाइव की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको तमाम खबरें दिखाते चलें जहां पर आप देखिए किस तरह से बड़ी खबरें आपके सामने। दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर निर्वाचन आयोग करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग आज ऐलान करेगा। दोपहर 2 बजे यहाँ पर बड़ी घोषणा हो सकती है और दिल्ली विधानसभा के अंदर यहाँ चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फिलहाल 23 फरवरी तक है और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर ऐलान आज हो सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। चुनाव आयोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद अगली रणनीति यहाँ पर पार्टियों की तरफ से बनाना शुरू कर दिया जाएगा। और माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में हो सकते हैं। फरवरी के अंत में दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो फिलहाल यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी थी। बताते चले कि दोपहर 2 बजे यहाँ तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग करेगा और इससे पहले सोमवार यानी कि कल आपने देखा किस तरह से फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी और इसके बाद के ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि दिल्ली चुनाव की तारीखों का किसी भी समय ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि दिल्ली में एक ही चरण में यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और दिल्ली में यहाँ पर 1.55 लाख वोटर हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया कि कुल यहाँ पर 1,55,24,858 मतदाता रजिस्टर्ड हैं और इनमें से 84,49,645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता हैं। उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर आप देखिए किस तरह से हुई है। दिल्ली में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट फिलहाल सामने आ चुकी है। सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी की तरफ देखा जाए तो सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी थी और इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार यहां पर किस तरह से आप देखिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में उतार दिए और उम्मीदवार घोषित करने में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। सबका यहाँ पर आप देखिए घोषणा पत्र की तो बाद में बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रोड मैप जिस तरह से पार्टियां अपना तैयार कर रही हैं और इस बीच में बीजेपी ने सबकी रणनीति पहले देखी और उसके बाद आखिर में अपने यहाँ पर जो वोटर वोट डालने के लिए आएंगे उन्हें लुभाने का काम किया, लेकिन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो तीसरे नंबर पर रखी। तो पार्टी की तरफ से अभी तक यहाँ आप देखिए किस तरह से अगर बीजेपी की बात करें 29 उम्मीदवारों की लिस्ट फिलहाल जारी कर दी गई है। अब उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना ला दी है और अब प्यारी दीदी योजना में हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा कर दिया। तो कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी इस योजना का ऐलान किया था और इससे पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर आप देखिए महिलाओं के प्रति सम्मान को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की, जिसमें 2100 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर ही हमलावर है। वो कह रही है कि जब से दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 2013 के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार यहां सत्ता के अंदर काबिज है। जितने दावे जितने वादे किए गए थे क्या उस पर खरा उतर पाई या नहीं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ यहां कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता को हासिल किया जाए, लेकिन बीजेपी का 93 के बाद जो सूखा देखा गया वो क्या वाकई में इस बार मिट पाएगा या नहीं, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, बड़ी योजनाएं बुजुर्गों के लिए योजना, स्वास्थ्य योजना यहां पर लाई गई, संजीवनी योजना जिसे नाम दिया गया, महिला सम्मान योजना, उसके बाद यहां पर आपने देखा भत्ता बढ़ाने की भी बात, भत्ता देने की भी बात, लेकिन कई तरह के आरोप भी लगे। उस बीच में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार, क्योंकि एनसीपी भी अब चुनावी मैदान में आ चुकी है। तो आज जिस तरह से चुनावों का ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सीधा संपर्क करेंगे इस वक्त दिल्ली से ही हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, अपडेट कीजिएगा क्योंकि दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की। बिल्कुल ठीक आशा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में काफी जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज है
और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है विधानसभा चुनाव को साधने में लगी रही, क्योंकि जो पार्टी है वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीते। और इसी बीच आज आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज 2 बजे दिल्ली में जो उनका ऑफिस है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है। और देखिए आज जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है दिल्ली के चुनावों की घोषणा कर सकता है, क्योंकि 23 जनवरी को जो है वो दिल्ली का जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। दिल्ली की जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 23 फरवरी तक जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले जो है कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो जरूर कराने पड़ेगा और नई सरकार का गठन जो है वो करना पड़ेगा। और इसी के मद्देनजर जो है वो दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उसकी तारीखों की आज घोषणा हो सकती है। और जब ये खबर सामने है तो उसके बाद देखिए राजनीतिक पार्टियों का भी बयान जो है वो सामने आने लगे है। अभिषेक दत्त जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उनका बयान बिल्कुल अभी सामने है। उन्होंने कहा है कि आज से दिल्ली प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होने जा रही है। दिल्ली के लोग एक समय दिल्ली आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस तरीके की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी ने कही है। उसके अलावा देखिए भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग जो आज जो तारीख का ऐलान करने जा रहा है, जो भाजपा है उसका चुनाव आयोग का जो है वो स्वागत करती है उस फैसले का। और चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये बात जो दो लेकिन रिएक्शन है वो उज्जवल, दो बड़ी पार्टी से सामने आ चुके हैं। हाँ उज्जवल, एक सवाल है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी मैदान में बिगुल तो फूकी आ चुके हैं और अपनी अपनी तरफ से ऐलान भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से ऐलान करने की बात हो रही है और माना यह भी जा रहा है कि एक ही चरण में चुनाव होंगे, 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, एक तरफ अगर देखा जाए दाव खेलने की कोशिश भी की गई है, कितना रंग हर एक पार्टी के दाव यहाँ पर लाने वाले हैं? देखिए अगर आप आशा दिल्ली का इतिहास उठा के देखेंगे तो ज्यादातर जो राजधानी दिल्ली में चुनाव हुए हैं वो एक ही चरण में जो है वो चुनाव होते हुए राजधानी दिल्ली में दिखाई दिए हैं। और खास तौर पर अगर आपने जैसे पार्टियों की बात करी कि तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना दांव खेलने में लगी हुई हैं और चाहती है कि उनकी सरकार आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या फिर जो है वह दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी हो, जो पिछले एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। तो हर पार्टी चाहती है कि उसकी जो है सरकार इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बने। और देखिए अगर इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि इस बार का जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कितने जो रजिस्टर्ड वोटर्स है जो वोट डालेंगे, वो तकरीबन जो डाटा दिया गया है 1,55,24,858 जो मतदाता हैं वो पंजीकृत हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो इस बार दिल्ली की सरकार चुनने में अपना अहम योगदान करना कहीं ना कहीं करेंगे। इसमें से जो पुरुष है वो तकरीबन 84 लाख के आसपास जो है वो पुरुष हैं और 71 लाख के आसपास जो है वो महिलाएं। और अच्छा अब देखना होगा कि जब उज्जवल, अब मुझे चुनाव ये बताइए कि 2013 में जब जिस तरह से आपने वोटर्स को लेकर बात की है तो वोट शेयर और वोट को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 2013 में 29.49% वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिले थे। ये 2013 की बात है। बीजेपी को 33.07 और कांग्रेस को 24.55। लेकिन 2015 जब आता है तो वोट शेयर बढ़ जाता है आम आदमी पार्टी का, 54.34% होता है और बीजेपी का कहीं ना कहीं वोट शेयर जो है वो घट जाता है, 32.19% पर आ जाता है। कांग्रेस उससे भी नीचे आ जाती है 9.65 पर। 20 में 53.57% आम आदमी पार्टी, 38.51% पर बीजेपी, 4.26 पर कांग्रेस। इस बार जब 2025 में चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, वोट शेयर बढ़ेगा, या फिर बीजेपी का, या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सबसे नीचे नजर आ रही है 4.26% पर, क्योंकि कांग्रेस भी ताकत पूरी तरह से झोंक रही है। दूसरी तरफ यह भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, इसका फायदा सीधा सीधा जानकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। लेकिन आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल आशा, देखिए अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के अगर आप वोट शेयर की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स कौन है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप 2013 से पहले देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के वोटर्स वही हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट किया करते थे। चाहे उसमें आप जे क्लस्टर कॉलोनीज के वोटर्स की बात करेंगे या फिर जो है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के वोट की बात करेंगे, SC/ST के वोट्स की बात करेंगे, तो वो जो है वो 2013 से पहले कांग्रेस पार्टी को जाया करते थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ,
उन्होंने सरकार बनाने के लिए जो है दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे, तो जो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था वो कटकर जो है वो आम आदमी पार्टी के पास आया, और फिर तब से लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता गया और जो है वो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे आता गया। अब आप देखेंगे तो इस बार जो मेरे को लग रहा है, अगर जहां तक हमारी बात करेंगे, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट कवर करी है, अलग अलग विधानसभाओं में गया हूँ, तो इस बार जो मुकाबला है आशा, वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तीनों ही जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम झोंकती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो उनके काम से ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है वो लगातार ये बात कर रही है कि ये वही पार्टी है जिन्होंने पिछले 10-12 सालों में जो है दिल्ली के लिए जो है वो काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था, शीला दीक्षित ने जो काम किया था। बीजेपी पर आरोप है, दूसरी तरफ केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन के लिए एक गाना लॉन्च कर दिया गया है। दूसरा, तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चौथा, कांग्रेस की तरफ से प्यारी दीदी योजना ला दिया गया, और फाइनल मतदाता जो सूची है वो जारी हो गई। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनावों की तरफ कदम आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब काउंटडाउन शुरू होगा जैसे ही चुनावों का ऐलान होता है। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पर डिटेल्स देख रही हूँ, नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करते हैं, सुर्खियों में रही। केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं, प्रवेश वर्मा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से, और संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी से। प्रवेश वर्मा जो पैसे लेते हुए आप देखिए किस तरह से फोटो वायरल कर दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। संदीप दीक्षित जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते नजर आए। दूसरी तरफ केजरीवाल चुनावी मैदान में। क्या लगता है कितनी कांटे की टक्कर इन तीनों के बीच में मानी जा रही है, क्योंकि कुल मिलाकर कांटे की टक्कर तीनों पार्टियों के बीच में ही है। चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात हो, जहां से खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान में उतर रहे हो, दूसरी तरफ देखिए परवेश वर्मा के साथ जो है उनके पिता का नाम भी जुड़ा हुआ है, साहिब सिंह वर्मा, जो पहले जो है वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है। और देखिए वो खुद सांसद भी रह चुके हैं और उन्हें काम किया, तो लोग उनके काम के साथ भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके खुद के नाम का ब्रांड जुड़ा हुआ है। और अगर आप आम आदमी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो संदीप दीक्षित है। संदीप दीक्षित कहीं ना कहीं अपनी जो माँ की लेगेसी है वो कह रहे हैं कि मैं आगे लेके जाऊंगा। उनकी माँ ने जिस तरीके से शीला दीक्षित ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया था, हम वही शीला दीक्षित वाली जो सरकार है वो वापस लेकर आएंगे। और तीनों ही कहीं ना कहीं अब मैदान में उतर चुके हैं और अब जनता को साधने में लगे हैं। और आज देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 बजे जो है वो दिल्ली के आखिरी सवाल एक जाते जाते हो जाए। ये नई दिल्ली सीट पर बात हुई, लेकिन कालका जी सीट भी काफी अहम है। आतिशी वहां से चुनावी मैदान में, अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से, रमेश वेधूड़ी को टिकट दिया गया है। लेकिन कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी रहने वाला है, क्योंकि आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने हाल ही में कल देखी कि किस तरह से वो रो पड़ी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती कि मेरे पिता को यहाँ पर गालियां दी गई और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। कई तरह के सवाल उठे। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के दंगल की बात करें तो यहाँ जंगपुरा सीट भी काफी अहम मानी जाती है। मनीष सिसोदिया वहां से चुनावी मैदान में है, फरहाद सूरी हैं कांग्रेस से, तरविंदर सिंह यहाँ पर बीजेपी पार्टी से हैं। तो ये 3 सीटें अगर हम इनको लेकर बात करें तो किस तरह का हाल देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहला आप बात करिए आपने कालका जी विधानसभा सीट की, तो देखिए इसका इतिहास जानना जरूरी है आशा। कालका जी विधानसभा सीट को अगर आप देखेंगे तो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लेकिन जैसा हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जब से वहां पर आई तो लगातार वहां से आम आदमी पार्टी की 2013 के बाद जीत होती हुई दिखाई दी। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो सुभाष चोपड़ा जो है दिल्ली के कांग्रेस के जो है वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके, लगातार 3 बार वो वहां से विधायक रहे हैं। तो कालका जी विधानसभा पर भी जो है वो काफी ज्यादा जो टाइट फाइट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस ने अपनी तेज तरार नेता है अलका लांबा, जो कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है और वो लगातार जो है वो ताबड़तोड़ कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके बाद आप रमेश बिदूड़ी की बात करेंगे तो जरूर देखिए रमेश बिदूड़ी की तरफ से विवादित बयान सामने आया था, जिसको कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी इसकी जो है वो आलोचना की थी। और इस जो उन्होंने बयान दिया, इसका चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा ये तो देखिए तभी पता लगेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे, लोग वोट डालने जाएंगे, वो अपने मन में क्या सोच के जाएंगे। उसके बाद आपने जंगपुरा सीट की बात करी तो देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर भी जो है अपना काफी ज्यादा जो मजबूत कैंडिडेट है वो उतारा है। फरहाद सूरी को उतारा गया है जो है
देखिए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आगे। फरहाद सूरी की बात करते हैं तो देखिए फरहाद सूरी अपने आप में कांग्रेस में एक बड़े चेहरे, बड़े नेता रहे, उनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। दिल्ली के महापौर भी रह चुके हैं वो, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से देखिए पूरा दमखम झोंका है। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि देखिए 70 विधानसभा सीटों पे अगर वो लड़ रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जाए जिनका कुछ अस्तित्व रहा हो, और कहीं ना कहीं जो है वो अपनी मजबूत दावेदारी जो है वो पेश मतलब करते हुए दिखाई दे। कांग्रेस इस इसलिए बार कई पूरी पुराने तरह चेहरों से पर कमबैक करने की मूड में नजर आ रही है, लेकिन असर कितना, फायदा कितना होगा उज्जवल, ये तो चुनावों के बाद जब रिजल्ट आता है तभी सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जुड़ने के लिए। तो इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग इस पर आप देखिए घोषणा कर सकता है कि कब यहां पर चुनाव होगा, चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। हर किसी की नजर अब 2 बजे पर टिकी हुई है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले। कनाडा के पीएम ट्रूडो का इस्तीफा आप देखिए किस तरह से दिया गया और कह दिया गया कि मैं अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हूं। पार्टी सांसदों की तरफ से यहां पर पद छोड़ने का दबाव था, उत्तराधिकारी मिलने तक अपने पद पर बने रहेंगे, इस तरह से बड़ा बयान दिया गया ट्रूडो की तरफ से। कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार यानी कि कल शाम पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी में उन्होंने ये कह दिया कि अपने पद को वो छोड़ गए हैं, लेकिन किस तरह से अपनी पार्टी के अंदर बड़े दबाव को वो झेल ही रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदर पद को छोड़ दिया है। इस्तीफे से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया। उन्होंने कहा जब तक उत्तराधिकारी नहीं मिलता तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो ट्रूडो ने ये पहले ही यहां पर साफ कर दिया कि अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं वो हो सकते हैं। तो रिपोर्ट में मुताबिक आप अगर बात की जाए तो पीएम ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था और इस्तीफे के बाद अब जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नवंबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं और देश के साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं अगर कोई यहाँ पर दूसरा प्रधानमंत्री जो है वो चुनकर सामने आता है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए ट्रूडो ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब आगे की रणनीति किस तरह से कनाडा के अंदर चलाई जाएगी इस पर नजर है। डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर राम, जिस तरह से ट्रूडो की तरफ से इस्तीफा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा दिया कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं मिलता तब तक वो इसी पद पर बने रहेंगे, लेकिन भारत और कनाडा के रिश्तों को किस तरह से देख रहे हैं अगर कोई और दूसरा प्रधानमंत्री बनता है? आशा जी, देखिए ट्रूडो का जाना तो लगभग तय था, बल्कि पहले ही चले जाना चाहिए था। उनकी खुद की पार्टी कंजर्वेटिव के जो सांसद हैं उनके विरुद्ध थे। उसका कारण यह है कि उनसे प्रशासन संभल नहीं रहा था। एक तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। न केवल इतना, महंगाई से वहां के नागरिक बहुत त्रस्त थे। और इस बीच में ट्रूडो ने, यद्यपि उनके पिताजी से उन्होंने विरासत ली थी, जो पियरे ट्रूडो उनके पिता थे, जो 16 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। इनके आने के बाद ये उम्मीद थी कि ये थोड़ा लिबराइजेशन करेंगे, लेकिन लिबराइजेशन तो अपनी जगह रहा, वो देश को संभालने में पूरी तरह अक्षम रहे। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा दिया कि भारत जो है वहां पर जो सिख खालिस्तानी लोग हैं उनका मर्डर करा रहा है। निज्जर के बारे में बगैर किसी सबूत के लोगों ने कहा था, ये मानकर उन्होंने आरोप लगा दिया। ये अब परिपक्वता जो है उनके लिए सबसे बड़ा कारण बनी, और यही एक कारण है कि उन्होंने ट्रंप से मिलने की कोशिश की, मिले भी, तब उन्होंने उनको कई बार जो है गवर्नर कनाडा बता दिया। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक भाषा में उनकी तौहीन थी। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपने जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको, इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका आने से नहीं रोका, और जिस तरह से ड्रग माफिया वहां काम कर रहा है उस पर बंदिश नहीं लगाई, तो कनाडा से आने वाले हर सामान पर वो 25% जो है उसमें टैक्स लगा देंगे। इससे वहां काफी कुछ गड़बड़ हो गई और लोग उनके विरुद्ध हो गए, लोकप्रियता खत्म हो गई। उनको समझ में आने लगा कि जिस तरह से अभी उनको स्थानीय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, अब वो सत्ता पर नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर राम, अब आपको क्या लगता है कि लिबरल पार्टी का नया लीडर कौन होगा? क्योंकि ट्रूडो ने जिस तरह से काम किया, जनता ने अपना जवाब दिया। देखिए, वहां पर 4 लोग जो है इस समय काफी मशक्कत कर रहे हैं, और संभवतः उनके आने का संभावना ज्यादा है उनमें से किसी एक का। तो निश्चित रूप से फिलहाल वहां पर बहुत बड़ा बहुमत तो कोई भी अर्जित नहीं कर पाएगा। जो सरकार बनेगी जोड़ तोड़ से ही बनेगी, उनको किसी ना किसी का समर्थन लेना पड़ेगा। लेकिन अब जो सरकार बनेगी उसको
ट्रंप के टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करना पड़ेगा। और वो कंडीशन सबसे बड़ी है, ड्रग माफिया को कंट्रोल करिए और इलीगल माइग्रेंट्स को रोकिए। और कनाडा इन दोनों चीजों में इतना फंस चुका है, और खासकर दुनिया भर के आतंकवादी जितने भी हैं, कनाडा के मार्फत और मेक्सिको के मार्फत जो अमेरिका में जाकर वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है अभी कम से कम ट्रंप के आने के बाद कुछ समय तक तो वहाँ ऐसी स्थिति रहेगी जिसको संभालना थोड़ा सा कठिन होगा। अच्छा, लेकिन निश्चित ही जो भी सरकार बनेगी वो भारत के पक्ष में रहेगी। अभी बेजलूल जो आरोप लगाए जाते हैं कि भारत सरकार वहां पर नागरिकों की हत्या करा रही है, इस तरह का बयान कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी, ऐसी मुझे डॉक्टर राम, जिस तरह से हाल ही के जो सर्वे सामने आए थे, उन सब तमाम सर्वे के अंदर ये था कि ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है वो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से काफी पीछे है, लेकिन जिसका कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व तेज तरार नेता कर रहे थे पियरे पॉलिवर। तो क्या लगता है आने वाले पीएम पॉलिवर हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो फिर भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते किस तरह के रहेंगे? देखिए, भारत और कनाडा के रिश्ते जो है इस बात पर निर्भर करते हैं कि वहाँ राजनीतिक जो ध्रुवीकरण इस समय हो रहा है वो किस पटरी पर बैठ रहा है। फिलहाल वहां पर अगर जो भी सरकार आएगी उसने अगर ड्रग माफिया पर कंट्रोल कर लिया और जो आतंकवाद का शरण ग्रंथ बनी हुई है, शरण ग्राह बनी हुई है कनाडा, उस पर नियंत्रण कर लिया तो निश्चित मानिए भारत के संबंध अच्छे होंगे। और रहा सवाल ये कि भारतीय नागरिक वहां पर इतने अधिक मात्रा में हैं और दूसरे भारत और कनाडा के संबंध कोई आज के नहीं है, एक दिन में उनको टूटना संभव नहीं है, क्योंकि भारत की भी मजबूरी है कनाडा पर निर्भर करने की, और कनाडा की तो बहुत ही मजबूरी है। 70% उसके जो वोट्स हैं भारतीय और दूसरे देशों के प्रवासियों के बलबूते पर ही हैं, मूल कनाडाई तो वहाँ बहुत कम रह गए हैं। इसलिए ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि आगे आने वाला भविष्य भारत के हित में होगा। आशा जी, लेकिन डॉक्टर राम, जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कनाडा की ही हिस्ट्री, कुल सीटें 338 हैं, बहुमत 170 का आपको चाहिए, लेकिन 153 पर लिबरल पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी 120 पर थी, क्यूबेक पार्टी 33 पर, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 25 पर, ग्रीन पार्टी 02 पर थी, और निर्दलीय यहाँ पर अदर्स जो हैं इंडिपेंडेंट 4 पर। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब ट्रूडो के इस्तीफे की बात हुई, उत्तराधिकारी की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी वेट किया जाएगा उत्तराधिकारी का? वो वेट कर रहे हैं, जैसे पहले ही वो कह चुके हैं कि तब तक मैं अपने काम पर बना रहूंगा जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। मतलब चैलेंजिंग सिचुएशंस कितनी रहने वाली हैं? ये राजनीतिक खींचतान तो उनकी पार्टियों में चलती रहेगी, क्योंकि स्थिति ये है कि वहाँ क्षेत्र इतना बड़ा है और वहाँ की संस्कृतियां भी अपनी जगह, जैसे आप ब्रिटिश कोलंबिया के लीजिए, वहां पर जो है खालिस्तानी प्रमुख लोगों का दबदबा बहुत ज्यादा है। हालांकि भारतीय जो है किसी भी तरह से खालिस्तानियों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण करना, क्यों ये सब जो है ड्रग माफिया और हथियार माफिया का खेल है, और यही कारण है कि अलग जगह पर अगर विपक्षी पार्टी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है वो सत्ता में आ जाती है, जिस तरह से हम भारत और कनाडा के रिश्तों की बात कर रहे हैं कि कनाडा में सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो भारत में बदलाव क्या होगा, तो यहाँ अगर नीति बदलाव की, वीजा नीति की अगर हम लेकर बात करते हैं, तो क्या लगता है कि वीजा नीति के अंदर बदलाव हो सकता है? क्योंकि वर्तमान में भारत के लिए जो सख्त वीजा नीति अपनाई गई थी कनाडा के अंदर, निश्चित रूप से जब अमेरिका में वो वीजा नीति जो है शिथिल हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में शिथिल हो रही है, तो कनाडा को मजबूरी में कोई भी सरकार बने वीजा नीति पर नियंत्रण, जो अभी कानून बना रखे हैं उन्होंने, H1B वीजा जो अमेरिका वाला है, वहां पर इस तरह से स्थायी वीजा देने की जो परंपरा रही थी वो अब धीरे धीरे उन्होंने उस पर नियंत्रण किया है। ये संभवतः समय के साथ परिवर्तित होगा, क्योंकि भारतीय जो भी बाहर जा रहे हैं वो किसी जमाने में तो मजदूरी करने जाते थे, लेकिन आज के जाने में स्किल्ड लेवल जा रहा है, इंजीनियर्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, और IIT मतलब सत्ता परिवर्तन अगर डॉक्टर राम होता है तो फिर ग्रीन सिग्नल भारत के लिए जरूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ट्रूडो ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं मिलने तक अपने पद पर कामयाब बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगली खबर एक और आपको दिखाते चले। सुबह सुबह आपने देखा कि दिल्ली NCR के अंदर किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। बंगाल, बिहार, नेपाल के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए। बांग्लादेश में भी भूकंप के तेज झटकों से यहाँ धरती कांप गई, और नेपाल के लुबुचे यहाँ आप देखिए इलाके के अंदर भूकंप का केंद्र जो है वो बताया गया।
नेपाल में भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। लगातार 15 सेकंड तक भूकंप के तेज झटकों से पूरा नेपाल कांप गया। सुबह 6:40 से 6:52 के बीच में ये झटके महसूस किए गए। भारी दहशत के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। और इसके साथ साथ बताते चले कि तिब्बत में भूकंप से 32 की मौत हो गई है और तिब्बत में 6.8 की तीव्रता से भूकंप आया है। साफ तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली, एनसीआर, बंगाल, बिहार, नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लेकिन तिब्बत की बात करें तो भूकंप के झटके वहां पर भी महसूस किए गए। और उसके बाद यहां पर तिब्बत के अंदर भूकंप से 32 लोगों की मौत और 38 लोग यहां पर घायल हो गए। तो बड़ी अपडेट, तिब्बत के अंदर 6.8 की तीव्रता यहां पर मापी गई है। और इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से भूकंप लगातार जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि 2023 में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके जो हैं वो देश के अंदर महसूस किए गए हैं। जहां पर मौसम विज्ञान की तरफ से भी आप देखिए किस तरह से अपडेट किया गया, सिस्मोलॉजी की तरफ से भी किस तरह से अपडेट जो है वो किया गया। लेकिन तिब्बत में 6.8 की तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया। अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि भूकंप के झटके जिस तरह से महसूस किए गए हैं, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, आप नेपाल से जो भूकंप का झटका एक महसूस किया गया, उसका असर लगभग देश के कई भारत के कई राज्यों में भी देखा जा रहा है। और बिहार की बात करें तो बिहार के करीब 9 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासतौर पर अररिया में करीब 9 से 12 सेकंड तक जो है लोगों ने इसके भूकंप का झटका को महसूस किया। और कई जगह जो है पंखे हिलते दिखाई पड़े, कई जगह जो। तो ये सुबह की घटना है जिस समय लोग सोए रहते हैं, निद्रावस्था में रहते हैं। और एकाएक जो बिहार की बात करें तो बिहार में करीब 6:40 के आसपास जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो देखिए, बिहार की बात करते हैं तो बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, पटना, गोपालगंज, अररिया, वैशाली, मुंगेर, मोतिहारी समेत 9 जिले ऐसे हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि देखिए, सुबह में जिस तरह से सुबह की बात है, लोग निद्रा में रहते हैं, शयन कक्ष में रहते हैं, लेकिन भूकंप की आहट देखते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और सुरक्षित स्थान पर जाने का जाते दिखे। लेकिन जिस तरह से जानमाल के नुकसान की बात हो रही थी, क्योंकि तिब्बत के अंदर से तो खबर आई कि कुछ लोगों की मारे जाने की भी खबर है, घायल होने की खबर है, बिहार के अंदर क्या अपडेट है? देखिए आशा, अब बिहार में जब हमारी बात आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से हुई तो उन्होंने अभी तक कोई बड़े नुकसान, जानमाल की क्षति का अभी तक हवाला नहीं दिया है। तो कहीं बिहार में कोई ज्यादा बड़ा नुकसान तो अभी तक सामने नहीं आया है, जो विभाग से हमारे पास जानकारी मिल रही है। तो नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग जो है वो भय में है। थोड़ी देर के लिए जो व्यवहारिक स्थिति होती है वो उथल पुथल देखी गई। जुड़ने के लिए तो फिलहाल भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तिब्बत के अंदर आप देखिए नुकसान भी झेलना पड़ा। फिलहाल न्यूज लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।